This is Shiraz Khan, and today we are going to discuss normal distribution and statistic. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जब आपकी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो आपकी नॉर्मली अराउंड इट्स मीन, इसको हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसमें रिजल्ट्स को रिप्लाई करें तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसकी डेटा हमेशा अपनी मीन से सिमेट्रिकल होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये मीन है हमारे पास तो इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड पे डेटा सेम होगी, तब हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस मीन से दोनों साइड पर सेम डेटा होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये पूरा एरिया 1 के बराबर है तो 0.5 यहाँ पर होगी और 0.5 यहाँ पर होगी। इसको Gaussian distribution भी कहते हैं because it was first discovered by Carl Friedrich Gauss। Carl Friedrich Gauss ने इसको डिस्कवर किया था, तो that's why इसको आप Gaussian distribution भी कहते हैं। Often called bell curve की तरफ होती है तो आप इसको bell curve भी कह सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। Properties of standard normal curves, properties of normal distribution की बात करते हैं। So as we have discussed it is always the bell shaped होगी, bell shaped होगी फर्स्ट नंबर। तो ये bell shaped है आपके पास। ये फर्स्ट नंबर पर क्या है, बेल शेप। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज की है कि इट शुड बी एसिम्प्टोटिक। ये वाली लाइन कभी इस वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, इसके साथ टच नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक कहते हैं। इट शुड बी परफेक्टली सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन। अगर ये मीन है इसके बीच में तो ये सिमेट्रिकल होगी। इस साइड पे जितना डेटा है उतनी डेटा इस साइड पे होगी। 50% ऑफ डेटा विल बी लाई ऑन ईच साइड ऑफ द कर्व। दोनों कर्व के दोनों साइड पर 50% डेटा होगी। तो जब मीन से एक साइड पर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 50% डेटा होगी तो डेफिनेटली इट वुड बी परफेक्टली सिमेट्रिकल। द मीन, मोड, मीडियन और इन सेंटर, एक ही पॉइंट पे मीन, मीडियन और मोड होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एक ही पॉइंट पर मीडियन, मीन और मोड होगी। हाफ ऑफ द वीडियो 50% लाइज ऑन ईच अदर। अगर 100% डेटा है टोटल तो 50% यहाँ पर होगी और 50% यहाँ पर होगी। It has two determinants, इसके most important two determinants, एक है मीन और एक है स्टैंडर्ड डिविएशन। कि मीन से आपकी डेटा कितना डिस्पर्स है। तो नॉर्मली इसमें 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं, 1 2 3। ये लेफ्ट साइड पे है -3, -2, -1, +1, +2 और +3। ये इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो 2 डिटरमिनेंट्स इसकी जो है, एक हमारे पास है मीन और एक है स्टैंडर्ड डिविएशन। जब आपसे पूछा जाए कि 2 डिटरमिनेंट्स क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक मीन है और एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये टोटल वैल्यू या तो ये पूरा बिल की वैल्यू 1 के बराबर होगी या 100% होगी। अगर हम 100% की बात करें तो 50% इस साइड पे और 50% इस साइड पे। अगर हम इसको 1 कंसीडर करें तो 0.5 यहाँ पर होगी और 0.5 इस साइड पे होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व शुड बी बेल शेप, इट शुड बी एसिम्प्टोटिक, कि लाइन कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, परफेक्टली सिमेट्रिकल, बोथ साइड्स पे 50% डेटा है। अगर हम 100% कंसीडर करें तो 50% है। अगर हम इसको 1 कंसीडर करें तो 0.5 एक तरफ और 0.5 दूसरी तरफ। 2 डिटरमिनेंट्स होगी इसकी, एक होगी मीन जो कि बिल्कुल सेंटर में होगी और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी वेरिएबिलिटी को इंडिकेट करेगी, कितना आपकी डेटा वेरिएबल है, कितना आपकी डेटा डिस्पर्स है। तो अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पैरामीटर की बात करते हैं। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि इसकी 2 डिटरमिनेंट्स होते हैं,
इसकी शेप और इसकी वेरिएबिलिटी का डेटा की शेप क्या है, ये कितना वेरिएंस है इसमें, ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर डिटरमिनेंट की बात करते हैं मीन। Mean as we have described कि mean is the component of central tendency, या आपको central tendency बताती है कि कितना आपकी डेटा की मेन एवरेज पॉइंट क्या है, कौन सी पॉइंट पे आपकी एवरेज आपकी डेटा की सेंटर है, कौन सी एक पॉइंट पे आपकी डेटा को समराइज करता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन पे मालूम करते हैं। एंड इट आल्सो डिफाइन द लोकेशन ऑफ पीक ऑफ बेल कर्व। ये जो बेल कर्व है इसकी आपको पीक बताती है कि इसकी पीक कौन सी पॉइंट पे है। मीन आपको बताती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 100 मीन है तो ये आपको इस बेल कर्व की पीक बताती है। यहाँ पर 150 मीन है, ये आपको इस कर्व की पीक बताती है कि इसकी पीक कौन सी पॉइंट पे है। मीन आपको बेल कर्व की पीक बताएगी। तो इस यहाँ पर हम इस डेटा दो टाइप्स ऑफ डेटा हमने यहाँ पर लिया है, एक की मीन है 100 और एक की मीन है 150। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डेटा की मीन कौन सा है। तो यहाँ पर इसकी 100 से दोनों तरफ जो डेटा है, इस तरफ भी 50 है और इस तरफ भी 50 है। 50 और 100 के दरमियान भी 50 नंबर्स आते हैं और 100 और 150 के दरमियान भी 100 नंबर आते हैं। तो ये आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मीन के दोनों साइड पर सेम डेटा है, सिमेट्रिकल है। इस साइड पे और इस साइड पे डेटा दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर अगर हम इस मीन की बात कर ले 150, तो यहाँ 150 और 100 के दरमियान भी 50 नंबर है और यहाँ पर भी 50 नंबर है। तो इस मीन के दोनों साइड पर भी डेटा इक्वली या सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसलिए हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये आपको मीन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मीन है, वही आपको डिफाइन करेगा कि आपकी बेल कर्व कैसे बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर इस पूरी डेटा की मैं मीन 150 ले लूं तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये फिर क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर इस तरह हम इसकी मीन पूरी डेटा की 150 से लेकर 200 की हम बात करें, यहाँ पर हमने इस मीन को सिर्फ 50 से लेकर 150 तक मालूम किया है, ये वाला मीन को हमने सिर्फ 100 से लेकर 200 तक मालूम किया है। लेकिन अगर हम पूरी डेटा ले लें 50 से लेकर 200 तक ले लें, उसकी मीन अगर 100 ले ले तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। क्या बनेगा, ये इस तरह ये पॉजिटिवली स्क्यूड बनेगा। अगर हम इस तरह इस पूरी डेटा की मीन को 50 ले ले तो इसका पूरा मीन क्या बनेगा, ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो वो स्क्यूड होगी, पहले पर हमने डिस्कस किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस तरह बेल कर्व बनेगा। इसकी मीन आपको इसकी पीक बताएगा कि इस बेल की पीक क्या है, ये आपको सेंट्रल टेंडेंसी ही शो करेगा। सेकंड नंबर पर डिटरमिनेंट हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। एज द टर्म इंडिकेट्स स्टैंडर्ड डिविएशन की ये आपको बताती है कि आपकी डेटा कितना डिस्पर्स है, आपकी डेटा मीन से कितना ये एक तरफ है कितना दूसरी तरफ है। इट्स मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी बताती है आपको कि एक पॉइंट पे आपकी पूरी डेटा की समराइज करती है, एक पॉइंट पर इसको नोट करती है, लेकिन यहाँ पर आपको बताएगी स्टैंडर्ड डिविएशन में कि कितना आपकी डेटा डिस्पर्स है, वेरिएंस है फ्रॉम द मीन से दोनों साइड पर आपकी डेटा कितना वेरिएंट है। सेकंड नंबर पर ये आपको बताएगी द विड्थ ऑफ बेल कर्व। मिसाल के तौर पर विड्थ इस तरह बताएगी, आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन अगर स्मॉल है तो ये आपकी बेल क्या करेगी, नैरो, इस तरह टॉलर और नैरो बनाएगी। अगर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह ज्यादा है तो ये आपकी बेल को क्या करेगी, वाइड करेगी और शॉर्टर करेगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस डेटा के हमने 15 स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है, ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है, इसकी मीन क्या है, 100 है। इसकी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 15 है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 15। 3 नंबर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 15, माइनस में आएगा। यहाँ पर इसकी 1 डिविएशन भी 15 है, 2 भी 15 है, 3 भी 15 इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 15 आता है। फिर क्या आएगा, 2 नंबर 15, फिर 3 15। इस तरह इस साइड पे भी 15 और 15 आएगा। तो जितना स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कम होगा उतनी आपकी डेटा में वेरिएंस कम होगा और आपकी डेटा क्या शो करेगी, टॉलर शो करेगी और नैरो शो करेगी। अगर सेम डेटा की स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आएगी 30 आएगी, 30 को हमने रेड उसमें मेंशन किया है कलर में, तो ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 30 है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी 30 है और थर्ड भी 30 है। तो
तो ये आपके जितना स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा उतना ये आपको बताएगा कि आपकी डेटा कितना वाइड है। तो ये आपको क्या बताती है, डिफाइन द विड्थ ऑफ बेल कर्व। It represents typical distance between observation and average। ये आपका एवरेज है 100। ये आपको बताती है कि आपकी डेटा एवरेज से कितना साइड पर है, एवरेज तक कितना नजदीक पड़ती है या एवरेज से ये डिस्पर्स है। ये आपको कौन बताएगी, स्टैंडर्ड डिविएशन बताएगी। तो मिसाल के तौर पर ज्यादातर डेटा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में ही फॉल करेगा। 68% का डेटा आपकी एवरेज तक नजदीक फॉल करेगा, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में ही फॉल करेगा। यहाँ पर कितना परसेंट डेटा फॉल करेगी, 68% तक डेटा फॉल करेगी। तो इट्स मीन जितना आपकी डेटा एवरेज तक नजदीक होगा इतना आपकी डेटा क्या शो करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएगा। और आपकी डेटा शुड बी 99.7% ऑफ डेटा शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। कितने स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करना चाहिए, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में। इसके बाद अगर आएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं होगा, वो फिर आउटलायर कंसीडर होगा। अच्छा, हम पॉपुलेशन के लिए मीन कैसे लेते हैं? पॉपुलेशन के लिए मीन को हम पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और सैंपल के लिए मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन की जब हम बात करें तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एसडी से करते हैं। तो ये मेन फर्क है। यू शुड नो के हाउ इन दोनों डिटरमिनेंट्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रोल है। इसको हम पॉपुलेशन में कौन सी साइन से डिनोट करते हैं और इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व में हमें क्या बताती है। मीन हमें बताती है सेंट्रल पॉइंट और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताती है कि कितना डेटा आपके सेंट्रल पॉइंट से क्या है, डिस्पर्स है। सो नाउ हम इस पे एम्पिरिकल फार्मूला को अप्लाई करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक इस तरह बेल कर्व लेते हैं, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं। हमने कहा कि इसमें नॉर्मली 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होगी और एक मीन होगा इसके बीच में। ये मीन हो गया और ये स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस 2 राइट साइड पे प्लस शो करेगी और यहाँ पर माइनस। तो में ज्यादातर जो डेटा हमारी फॉल करती है वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच ही फॉल करती है, +3 और -3। एम्पिरिकल रूल हमें बताती है कि स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस 1 के दरमियान 68% डेटा फॉल करेगी। ये +1 और -1 के दरमियान मीन के जो नजदीक पहला स्टैंडर्ड डिविएशन है इसमें ऑलमोस्ट 68% ऑफ डेटा फॉल करेगी, 68%। और स्टैंडर्ड डिविएशन +-2 में कितना डेटा फॉल करेगी, 90%, 95%। स्टैंडर्ड डिविएशन +-2 में कितने परसेंट डेटा फॉल करेगी, 95%। और स्टैंडर्ड डिविएशन +-3 में कितना डेटा फॉल करेगी, 99.7%। तो डिफरेंटली +3 और -3 के दरमियान कितने परसेंट डेटा फॉल करेगी, 99.7। ऑलमोस्ट 100% ऑफ डेटा आपकी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान ही फॉल करेगी। 1 +1 और -1 के दरमियान 68% डेटा फॉल करेगी। +2 -2 के दरमियान कितने परसेंट डेटा फॉल करेगी, 95%। और 99.7% डेटा विल फॉल बिटवीन -3 और +3। तो इस तरह हम इसको करते हैं। और ये आपको 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में आप Z टेबल में देखते हैं तो 1 मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास वीडियो 1 इसका हम पहला मालूम करते हैं +1 और -1 का। तो Z टेबल में आप 1 की वीडियो मालूम करेंगे। तो 1 की वीडियो जब आप मालूम करेंगे 1 के आगे और 0.00 के नीचे Z टेबल आपके पास इस तरह दिया होता है 0.1 0.2 0.3 इस तरह 0.9 और 1।
तो इस तरह ऊपर लिखा होता है 0.01 0.01 0.02, तो 1.0 का मतलब है कि 0.00 के नीचे और 1 के आगे आपके पास वीडियो z टेबल में होगी 0.3413 एंड सो ऑन। तो आप इसको मालूम करते हैं, यहाँ पर भी 1 की वैल्यू, यहाँ पर भी 1 की वैल्यू, तो हम 1 की वैल्यू को अगर मालूम करें प्लस 1 की 0.3414 माइनस 1 की 0.3414, इसको आप जमा करें 8 2 8 6 68.28, इसको आप 100 में वो करें 0.6828, आप इसको 100 में आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68.28% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 68.28। तो 68.28 का मतलब आप 68% कह सकते हैं कि 68% ऑफ डेटा विल फॉल बिटवीन प्लस माइनस 1, प्लस और माइनस 1 के दरमियान, प्लस और माइनस के दरमियान कितनी परसेंट डेटा फॉल करेगी? 68%। 68% ऑफ डेटा विल फॉल बिटवीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह हम 2 की वैल्यू करते हैं, -2 और +2 के दरमियान देखते हैं। तो आप अगर 2 की वैल्यू z टेबल में देख ले, इस तरह 2 के आगे और 0.00 के नीचे इसकी वैल्यू आप देखें तो आपको आएगी 4.773। इस तरह आप -2 कर ले तो 0.4773, तो 6 आ गया 14 8 5 15 और 9, तो 95 0.9546, इसको 100 में मल्टीप्लाई करें तो 95.46, या आप ले सकते हैं 95%। तो 95% डेटा आपकी फॉल करेगी बिटवीन +2 और -2। कितने परसेंट डेटा फॉल करेगी? 95%। यहाँ पर कितने परसेंट डेटा फॉल करेगी? 95% डेटा विल फॉल बिटवीन +2 और -2। इस तरह आप 3 मालूम करें, +3 और -3, तो z टेबल में आप 3 की वैल्यू देख ले 3.0 से आगे और 0.00 के नीचे आप देख ले तो आपको आएगा 0.4987, 0.4987। -3 की भी सेम देख ले आप तो 0.4987, 7 7 14 17 19 और 9, 0.9974, 100 में मल्टीप्लाई करें तो 99.74%। तो 99.7% हमने कहा था कि ये 3 के दरमियान फॉल करेगी। तो बिटवीन +3 और -3 कितना परसेंट डेटा फॉल करेगी? 99.74% डेटा विल फॉल 99.74% data will fall between these three standard deviation। ये हमें बताना चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताती है कि +1 और -1 के दरमियान 68% डेटा फॉल करेगी, -2 और +2 के दरमियान कितना परसेंट डेटा फॉल करेगी? 95%, और -3 और +3 के दरमियान कितने परसेंट डेटा फॉल करेगी? 99.7%। इस पे हम एक प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला हमने स्टडी कर लिया, उसी एम्पिरिकल फार्मूला पे ये वाला एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला पे हम ये वाला एग्जांपल अप्लाई करने से पहले हमें z की फार्मूला पता हो कि z की फार्मूला है इक्वल टू x minus mu divided by sigma। तो mu पॉपुलेशन मीन और सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। z स्कोर हमें क्या बताएगी? z वैल्यू हमें बताएगी कि हमारे डेटा मीन से कितनी वैल्यू डिस्पर्स है। मिसाल के तौर पर z वैल्यू बनाएगी तो हमें बताएगी कि 1 सिग्मा या 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे डेटा ये आएगी। z वैल्यू के हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन में ही अप्लाई करेंगे। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को z में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
standard normal distribution. Example हमारे पास है कि set scholarship flow normal distribution in US population of college students with the range of 200 to 800. Average mean is या आप कह सकते हैं कि mu is 500 while standard deviation या sigma is 50. So हम तीन कंडीशन को मालूम करते हैं कि what percent of student will score between 450 and 550 and what percent of student will score between 400 and 600 and what percent of student will score between 350 and 650. जब हमारे पास इसी से आंसर आएंगे उसी एम्पिरिकल फार्मूला के तहत आपको प्रूव हो जाएगा कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन में कितने परसेंट डेटा फॉल करती है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन में कितने परसेंट डेटा फॉल करती है एंड बिटवीन थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन कितने परसेंट डेटा फॉल करती है. सो हमारे पास हम सबसे पहले इसको उठा लेते हैं. फर्स्ट नंबर पर हमारे पास x की वैल्यू है 450 और 550. हम दोनों को लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू 450 और x2 इज इक्वल टू 550. इस फार्मूले में हम इसको अप्लाई करते हैं. z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. x1 को पहले ले लेते हैं. x1 को लेते हैं. x1 इज इक्वल टू 450. म्यू इज इक्वल टू 500. यहाँ पर हमने म्यू क्या लिखा है कि म्यू इज इक्वल टू 500 और हमने स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा की बात की तो 50 के बराबर है. आप इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपके पास आएगा -1. क्या आएगा? -1. क्योंकि माइनस यहाँ पर 450 से आप 500 माइनस करेंगे -50 और 50 को आप जब डिवाइड करेंगे -1 आएगा. अब हम x2 के लिए मालूम करते हैं. x2 हमारे पास है 550 minus 500 डिवाइड बाय 50. इसकी की आप कैलकुलेशन कर ले तो आपके पास आएगा +1. तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें रिजल्ट वैल्यू बताती है कि +1 और -1. तो आप उसी तरह इसको हम यहाँ पर उसी तरीके से वो कर लेते हैं. ये +1 हो गया और ये -1 हो गया. आप इसकी वैल्यू z टेबल में देख रहे हो. -1 की वैल्यू आप देखेंगे तो 0.3414 और सेम +1 की 0.3414. 8 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा. इसको आप परसेंटेज में करें तो 68.28% डेटा. 68.8% students will score between 450 and 550 और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? -1 आया है और +1 आया है. तो ये हेंस प्रूव रियल डेटा में हमने प्रूव कर लिया कि फर्स्ट एक स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान कितनी परसेंट डेटा फॉल करेगी? 68.28%. सो 68.28% स्टूडेंट will score between 450 and 550. सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास टू वैल्यू है x1 और x1 is equal to 400 और x2 is equal to 600. So same z is equal to x minus mu divided by sigma. x हमारे पास 1 की लेते हैं हम. 400 minus 500 divided by 50 minus 100 divided by 50 is equal to -2. सेम x2 की वैल्यू हम ले लेते हैं. x2 minus mu divided by sigma. x2 is equal to 600 minus 500 divided by 50. इसकी कैलकुलेशन करें आपके पास +2 आएगा. वही चीज अगर आप z टेबल में 2 की वैल्यू देखें तो आपके पास 2 की वैल्यू है 0.4773. इस 2 की भी वैल्यू ले ले, इसकी भी ले ले. इसको क्या करें? इस -2 को और +2 को ऐड करें तो 0.74773
95.45%. Hence prove कि आपके पास 2 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस 2 और प्लस माइनस 2 के दरमियान कितनी परसेंट डेटा फॉल करेगी? 95.46%. यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं कि 95.46% स्टूडेंट विल स्कोर बिटवीन 400 एंड 600. सिर्फ इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास x1 है 350 और x2 के पास है 650. तो z is equal to x minus mu divided by sigma. आपके पास x1 है 350 minus 500 divided by 50 minus 150 और 50 तो minus 3 आएगा. सेम इस तरह x2 को आप वीडियो को फुट करें 650 minus 500 divided by 50 इसको आप कैलकुलेट करें आपके पास 3 आएगा. तो -3 और +3 की वैल्यू आप z टेबल में देख लें तो आपके पास 3 की वैल्यू आती है 0.4987. इस तरह -3 की आप देख लें 0.4987. अगेन आपके पास इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास क्या आएगा 0.9974 99.74%. तो है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान 99.7% डेटा फॉल करेगी. सो योर आंसर विल बी 99.7% स्टूडेंट will score between 350 and 650. So आपको पता हो कि जब हम z वैल्यूज अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन बनती है और एम्पिरिकल फार्मूला को अप्लाई करके आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस को हमने चेक कर लिया z टेबल में 68% डेटा यहाँ पर फॉल करती है. जब हमने 2 में देख लिया तो 95.4% डेटा फॉल करती है और जब हमने 3 में देख लिया तो 99.474% एम्पिरिकल फार्मूला वाली रूल्स यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिए एक रियल डेटा पे और यहाँ पर आपने आंसर कर दिया कि कितनी परसेंट स्टूडेंट बिटवीन 2 वीडियो फॉल करेंगे. तो ये आपके एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से एक एग्जांपल था. Now we are going to discuss another example of normal distribution. Suppose score in test have normal distribution, mean 70 के बराबर है और standard deviation 5 के बराबर है. आप assume करें कि ये टेस्ट 60% पे पास होना है. 50% पे 60% मार्क्स जितने लोग लेंगे वही पास करेंगे. So what percent of students who take this test are able to pass the course? मतलब कितने परसेंट लोग 60% मार्क्स लेंगे और वो पास होंगे. जितने लोग जो लोग 60% मार्क्स लेंगे वही पास होंगे. तो कितने परसेंट लोग पास होंगे? सेकंड नंबर पर हम कहते हैं कि हम पासिंग मार्क्स को 65 कर ले तो फिर कितने परसेंट लोग पास होंगे? हम अगर पासिंग मार्क्स को 60 से बढ़ाकर 65 कर ले, what percent of students who take this test are able to pass the course and score at least 65% को हम अगर पासिंग मार्क्स रख ले. थर्ड नंबर पर है कि what percent of students who take this test are able to get between 60 and 75. 60 और 75% के दरमियान कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे? तीनों को हमने मालूम करना है अकॉर्डिंग टू z फार्मूला. z पहले नंबर पर हम कहते हैं कि गिवन करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास s की वैल्यू क्या है 60. हमारे पास मीन क्या है? मीन हमारे पास 70 है और हमारे पास सिग्मा क्या है 5. आप इसको अप्लाई करें z is equal to x minus mu divided by sigma. x is equal to 60, mu is equal to 70, sigma is equal to 5. इसकी आप कैलकुलेशन करें तो -10 divided by 5 is equal to -2. आपके पास वो क्या आ गया z वैल्यू 2 आ गया -2 आ गया. मतलब -2 आ गया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अगर आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास मीन है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है 2 है 3 है 1 2 3 तो आपके पास आपकी z वैल्यू कहाँ गई -2 में आ गई. तो 2 z टेबल में आप 2 की वैल्यू देख ले तो आपके पास क्या आएगा. इस तरह मिसाल के तौर पर आप 2
0.0 के आगे और 0.00 के नीचे देंगे z टेबल में, तो आपके पास आएगा 0.4773। तो ये वाला वीडियो आपके पास क्या गया 0.47773। अब कितने परसेंट लोगों ने इस टेस्ट को पास किया है जिन्होंने 60% मार्क्स दिए? तो इट्स मीन 60% मार्क्स आपके कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। मीन आपका क्या है 70 है और इससे भी ऊपर लोगों ने मार्क्स लिए होंगे। तो एटलीस्ट 60% का मतलब ये है कि यहां से जितने भी लोग आगे हैं उन्होंने 60 की फिगर को क्रॉस किया है, एटलीस्ट 60% मार्क्स उन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो आएगी, इसके ये वाले वीडियो हमने मालूम किया 0.4773 और ये वीडियो हमें पता है कि 0.5 के बराबर है। कर्व से एक साइड पे हमने कहा कि 0.5 के बराबर होती है और ये भी 0.5 है, लेकिन जो वीडियो हमारे z वीडियो आ गई -2 आ गई, इसके हमने z टेबल में निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 0.4773। इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। इसके साथ अगर हम 0.5000 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 3779 0.9773। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 97.73 हमारा आंसर होना चाहिए कि 97.73% ऑफ स्टूडेंट who take this test to pass the course। और हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है 60 रखा है, एटलीस्ट 60 मार्क्स, एटलीस्ट 60%। जो लोग 60% पर इस कोर्स को पास करेंगे वो कितने परसेंट होंगे? वो 97.73% लोगों ने इस टेस्ट को पास किया था। जब हमारा क्राइटेरिया पासिंग का क्या था 97, जब हमारा क्राइटेरिया पासिंग का 60% था। सेकंड नंबर को आप देख लें तो what percent of students who take this test are able to pass the course? अगर हम पासिंग क्राइटेरिया को 65% तक लाए तो कितने परसेंट लोग इसको पास करेंगे? तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो क्या होने चाहिए यहाँ पर 65। अगेन हम इसको z फार्मूला में पुट करें, z is equal to x minus mu divided by x bar। z is equal to 65 minus 70 divided by 5 minus 5 is equal to -1। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया -1 आ गया। अगर आप -1 को z वीडियो में आप देख ले, z टेबल में देख ले तो आपके पास क्या आएगा 0.3414। ये आपके पास क्या आ गया -1, ये आपके पास 65 आ गया। तो 65 और मतलब जिन लोगों ने 65 को पास किया है एटलीस्ट कितने परसेंट होते हैं? तो 65 और इससे ऊपर वाले लोग कितने परसेंट है? तो हम 0.3414 और ये हमारे पास मालूम है 0.5, तो 0.5 को इसके साथ आप ऐड करें तो आपके पास 0.8414 आएगा। इसको आप 100 में मल्टीप्लाई करें 84.14% people will pass this course at least on 65% marks। 65 marks जितने लोग 65% मार्क्स लेंगे 84.14% of students who take this test are able to pass the course at least score 65। अब हम मालूम करते हैं मतलब 65 आपने लग दिया तो इस एटलीस्ट का मतलब कि इससे एटलीस्ट कम से कम इतने मार्क्स भी है, इससे आगे वाले मार्क्स आप परसेंटेज निकालते हैं तो 84.14%। अब तक नंबर पर है कि what percent of students who take this test are able to get between। अब between की बात आती है कि between 60 and 75 कितने परसेंट लोग आएंगे 60 और 75 के दरमियान? तो यहाँ पर हमारे पास दो वीडियो होने चाहिए, x1 और x2। x1 हमारे पास है 60 और x2 हमारे पास है 75। इसको अगर आप z में पुट कर ले x1 हमारे पास है 60 minus 75 by 5 तो इसका हमारे पास डेफिनेटली क्या आएगा
माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3 ये हमारे पास, सॉरी मीन हमारे पास 70 है तो माइनस 2 आएगा। और x2 को आप मालूम कर ले तो x2 हमारे पास है 75 माइनस 70 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो माइनस 2 और 1 के दरमियान कितने परसेंट रोक है? ये माइनस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। तो प्लस 1 और माइनस 2 के दरमियान कितने परसेंट रोक है? मतलब के 60 और 75 के दरमियान कितने परसेंट रोक है? तो आप माइनस 2 की वैल्यू देख ले z टेबल में तो आपके पास क्या आएगा 0.4773। आप 1 की वैल्यू देख ले तो 0.3414। तो इसको आप ऐड करें तो 0.8187 को आप 100 में मल्टीप्लाई करें तो 81.87% कितने परसेंट? 81.87%. A person student who take this test are able to get score between 60 and 75. इस -2 और 1 के दरमियान कितने परसेंट लोग आएंगे? 81.87%. 60 और 75 मार्क्स के दरमियान कितने परसेंट लोग आएंगे? 81.87%. Another example, for example, पॉपुलेशन की IQ स्कोर आप मालूम करते हैं और उनकी IQ स्कोर की मीन क्या है? 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 15 है। अगर एक पर्सन की IQ स्कोर 110 है तो अगेन z is equal to x minus mu divided by sigma। x आपके पास 110 है, mu आपके पास 100 है, सिग्मा 15 है। आप इसकी कैलकुलेशन कर ले, ये आपके पास आएगा 10 डिवाइड बाय 15। आप इसकी कैलकुलेशन कर ले तो 0.62 इस तरह वैल्यू आपके पास आएगी। तो z वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0.62। अब इस z टेबल में आप इसकी वैल्यू देख ले 0.6 के आगे 0.02 के नीचे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? z टेबल में अगर आप देख ले तो 0.2485। ये 1 से भी कम है तो 1 समेशन तो यहाँ पर आएगी 0.6 यहाँ पर आएगी मिसाल के तौर पर। और इसकी वैल्यू क्या है? 0.2485। तो यहाँ पर 110 आपके पास यहाँ प्लेस करेंगे। मीन आपके पास क्या है? 100 है। तो आप इस स्कोर को पॉपुलेशन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो आप जरूर इसके साथ ऐड करेंगे कि कितने परसेंट लोगों की स्कोर आता है। आप इसके साथ 0.5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब आप इस वीडियो के साथ 0.5 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.7485 multiplied by 100, 74.85% पीपल। तो आप भी कहेंगे कि 74.85% की पीपल की IQ स्कोर क्या है? 110 है। आप उसको कैलकुलेशन में इस तरह कंपेयर करेंगे कि 74.85% की जो लोग थे उसकी IQ स्कोर 110 और नीचे है। इससे बाकी जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उसकी IQ स्कोर 110 से ऊपर है। तो आप एक बंदे की IQ स्कोर को बाकी पॉपुलेशन के साथ इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि आप उसकी टोटल परसेंटेज निकालेंगे कितने परसेंट लोगों की इतनी स्कोर आई है। आप उससे कह सकते हैं कि इतने परसेंट लोगों की स्कोर 110 आई है और इतने परसेंट लोग फिर इससे ऊपर है और इतने परसेंट लोग इससे नीचे है। तो आप इस तरह कंपेयर करते हैं। डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। 4 टाइप्स के एग्जांपल इस पे कर ली है। एक हमने एटलीस्ट की वैल्यू देख ली कि एटलीस्ट कितने परसेंट आएंगे। एक हमने बिटवीन देख लिया कि टू वीडियोस के दरमियान कितने परसेंट आएंगे। और एक हम अभी देखेंगे कि इस वीडियो से ऊपर कितने परसेंट आएंगे। तो डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
अब हमारे पास मिसाल के तौर पर मीन अमेरिकन मेल बिटवीन 21 एंड 30 ईयर जो उनका वेट है वो है 156 पाउंड एलबी, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है 8। मिसाल के तौर पर आप रैंडमली ये कहे कि कितने 160 और उससे ऊपर कितने परसेंट लोगों की वेट 160 से ऊपर होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि 160 और मोर, हम एटलीस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बिटवीन की बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास क्या है, म्यू क्या है 156, सिग्मा इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू हमारे पास है 160। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x हमारे पास है 160, म्यू हमारे पास है 156 और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 8 है। आप इसकी कैलकुलेशन करें, 4 डिवाइड बाय 8 तो 0.5 आएगा। z वैल्यू इज इक्वल टू 0.5। अब z टेबल में 0.5 से आगे 0 में देख ले तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.1915। प्लस की तरफ है तो 1 से ये क्या है 0.5 है, यहाँ पर आएगी 0.5, इसकी वैल्यू है 0.1915। हम क्या मालूम कर रहे हैं, अगर 156 हमारे पास मीन है, ये वैल्यू क्या है 160 है, तो हम 160 और इससे मोर 160 और मोर को मालूम करते हैं, तो हम इस एरिया को देखेंगे। तो ये पूरा एरिया हमारे पास कितना है 0.5 है, ये पूरा एरिया कितना है 0.5 है। उस 0.5 से अगर हम इसको माइनस करें हमारे पास ये वाला एरिया रह जाएगा। इस एरिया के हमने वैल्यू मालूम की है, तो हम 0.500 से ये वाला एरिया को माइनस करते हैं 0.1915, हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, हमारे पास 8 आएगा, 0 आएगा और ये 3 आएगा 0.3085। इसको अगर आप परसेंटेज में ओवर 100 में मल्टीप्लाई करें तो 30.85% और 31%। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे कि 31% American male age between 21 and 30 will have weight of 160 pound or more। कितने परसेंट अमेरिकन मेल की वेट 160 और इससे ऊपर होगी 30.85 और 31% पीपल। सो ये हमने डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास आएंगे, हमने हर एक की अलग अलग एग्जांपल सॉल्व की है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।